हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या कह रहा है कि डिमांड क्या होती है, किसी भी गुड्स की क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है जिसे कंज्यूमर क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है वेरियस प्राइस पे ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जबकि अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, इसमें कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड लिखा है यहाँ पे विलिंग एंड एबल, कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। कि सपोज करो कि आप डिमांड कब बनेगी, विलिंग एंड एबल, अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी नहीं हो रही है तो उसको हम डिमांड नहीं कहते। अब एग्जांपल देखो कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपकी विलिंग तो है गाड़ी खरीदने की, लेकिन आपकी एबिलिटी नहीं है, आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो कैसे आप खरीदोगे उसको। तो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ क्या रहेगी, आपकी विलिंग रहेगी, वो डिमांड नहीं होगी। अब सपोज़ करो कि आपकी एबिलिटी तो है खरीदने की, लेकिन आपके पास क्या है, आपकी विलिंग नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं बाइक पे ही सफ़र करूँगा, मुझे कार की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ आपकी एबिलिटी है, उसको आप डिमांड नहीं कह सकते। तो डिमांड क्या होती है, जिसमें आपकी दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उसको हम डिमांड करेंगे। अगर दोनों में से एक हो रही है तो उसको हम डिमांड नहीं कहते। आगे है डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड इज़ द डिज़ायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बैक बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, वही चीज़ नीचे भी हमें डिफ़ाइन की हुई है कि डिमांड क्या होती है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए डिज़ायर होती है जिसमें इसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। अगर वो एबल भी है और विलिंग भी है खरीदने के लिए, उसके पास परचेजिंग पावर भी है, तो वो डिमांड बनेगी। अदरवाइज़ क्या रहेगी, अगर सिर्फ परचेजिंग पावर है तो उसको एबिलिटी बोलेंगे, अगर उसकी विलिंग है अकेली और एबिलिटी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो सिर्फ उसको विलिंग कहेंगे, उसको हम डिमांड नहीं कहते। तो डिमांड किसके इक्वल होती है, उसकी डिज़ायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, उसके पास पैसे भी होने चाहिए और उसको खरीदने के लिए उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड हेल्प इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर बिहेव इन द मार्केट प्लेस, कि कंज्यूमर मार्केट प्लेस में कैसा बिहेव करता है। तो ये किससे पता चलेगा, सबसे पहले तो उसकी इफेक्टिव डिमांड से पता चलेगा। नॉट जस्ट डिज़ायर इट काउंटर टू बी डिमांड ए पर्सन है विलिंगनेस एंड फाइनेंशियल एबिलिटी। यहाँ पे भी वही बात की है कि विलिंगनेस भी होनी चाहिए और उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी भी होनी चाहिए परचेस करने के लिए। अब सपोज करो एग्जांपल देके बताया हमें, एक स्टूडेंट में वांट आईफोन लेना चाहता है कोई स्टूडेंट, बट उसके पास कोई परचेसिंग पावर नहीं है, तो हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। इफ़ेक्टिव डिमांड तभी बनती है जब उसको विलिंग भी है और उसकी एबिलिटी भी है। ठीक है, आगे डिमांड डिपेंड ऑन इट्स प्राइस। डिमांड किस पे डिपेंड करती है, उसके प्राइस पे डिपेंड करती है। डिमांड किस पे डिपेंड करती है, उसके प्राइस पे। इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। अब देखो ये हमारा डायग्राम है, डिमांड कर्व है। ठीक है, जब आपकी प्राइस क्या है 10 है तो आप सिर्फ एक क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। जैसे ही आपका प्राइस कम होके 8 हो गया, आपने 2 क्वांटिटी परचेज की। जब प्राइस कम होके 6 हो गया तो आपने 3 क्वांटिटी परचेज की। तो इसका क्या शो हो रहा है इस डायग्राम में, कि दोनों का कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, दोनों में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। आगे नेक्स्ट क्या है, व्हेन प्राइस राइज क्वांटिटी फॉल। तो यही हमने डायग्राम में देखा है, प्राइस फॉल एंड क्वांटिटी राइज, कि अगर प्राइस गिरेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या है, काम करता है। आगे है टाइम फ्रेम। डिमांड इज़ ऑलवेज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं किसी भी डिमांड को। आप देखो एग्जांपल दिया, डिमांड फॉर पेट्रोल दिस वीक इज़ 500 लीटर, कि पेट्रोल के लिए जो डिमांड है इस वीक 5 लीटर थी। तो जो हमारा बताया वीक क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, एक सप्ताह या एक मंथ या एक ईयर, एक साल में कितनी होगी, एक महीने में कितनी होगी, एक वीक में कितनी होगी, तो वो हमारा टाइम फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, जब उसको हम डिटर्मिनेंट्स भी कह देते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पे इफ़ेक्ट डालते हैं आपकी डिमांड पे, क्योंकि अभी हमने बात की कि इफ़ेक्टिव डिमांड होना ज़रूरी है। सेकंड हमने बात की कि उसका प्राइस के साथ भी रिलेशन है।
थर्ड हमने बात की टाइम पीरियड की, और फोर्थ आ गया हमारा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर जब भी डिमांड करता है तो इन चीज़ों को मार्केट में ध्यान में रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब सोचो कि अगर उसकी इनकम कम होगी या ज़्यादा होगी तो उसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मान लो कि उसको पहले मीठा नहीं पसंद था, मीठी स्वीट्स चीज़ें खाना उसको पसंद है, तो अब इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो उसकी अदर गुड्स हैं, जैसे पहले उसको सिर्फ चाय पीना पसंद करता था, अब कॉफ़ी पीना भी पसंद है, टी और कॉफ़ी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी। कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया और गाड़ी होगी, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो ये क्या होगी, पेन एंड इंक, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी, इनका भी इफेक्ट पड़ता है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, तो ये सारे फैक्टर हैं, इसको आगे हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, प्राइस रिलेटेड ऑफ अदर गुड्स एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इन सभी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है इस पर। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारा, डिमांड इज़ हाउ मच ऑफ समथिंग पीपल वांट एंड कैन अफोर्ड टू बाय अ डिफरेंट प्राइस। ये हमने डेफिनेशन पहले कर ली है, इसका आगे एग्जांपल दिया हमें। इफ़ अ मूवी टिकट कॉस्ट 500, ये कह रहे हैं कि किसी मूवी की टिकट 500 की है। अब सपोज करो कि उसका प्राइस पहले से कम होके 200 हो गया है। अब प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड क्या है, पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बात करें कि व्हेन प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज, कि जब जैसे जैसे आपका प्राइस कम होगा डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी पहले से बढ़ जाएगी। ये एग्जांपल देके आपको बताया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड इट्स क्वांटिटी। क्वांटिटी डिमांड, डिमांड रेफर टू, डिमांड के बारे में ऑलरेडी हमने अभी पढ़ लिया है कि वेरियस प्राइस के ऊपर किसी गुड्स को विलिंग एंड एबल है खरीदने के लिए, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस। तो यहीं पे कई बार आपसे ये एमसीक्यू में पूछ लेती हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर प्राइस पे होता है या वेरियस प्राइस पे होता है, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, पर्टिकुलर प्राइस आएगा। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो आप विलिंग और एबल हो खरीदने के लिए, वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है। ये एक स्पेसिफिक पीरियड पे होती है। उसमें हम बात कर रहे थे कि टाइम, इसमें जो डिमांड होती है वो पीरियड ऑफ टाइम पे होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड पे होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, आगे हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल इज़ ए टेबल that show the quantity of goods and services a consumer and willing and able to purchase at different price at specific period of time। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है, जैसे ये टेबल आपको दिखाया गया है, ये टेबल है। इन दोनों में क्या शो कर रहे हैं, एक तो प्राइस शो किया आपको और दूसरा क्या शो किया आपको, क्वांटिटी। प्राइस पहले आपका 20 है तो क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हो, 1। व्हेन प्राइस इज 16 देन क्वांटिटी परचेज इज 2। व्हेन प्राइस इज 12 देन क्वांटिटी परचेज इज 3। व्हेन प्राइस इज 8 देन क्वांटिटी परचेज इज 4। आपको ये क्या लग रहा है कि जैसे जैसे प्राइस आपके कम होते जा रहे हैं, आपकी क्वांटिटी क्या है, पहले से बढ़ रही है। तो जिस चीज़ को हम, अगर हम डिमांड को, ये हमारा डिमांड शेड्यूल है, इसको हमने एक टेबल में दिखाया है, तो ये टेबल है, इसको क्या बोलेंगे हम, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो आगे नीचे क्या शो कर रहा है हमें कि व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज। ठीक है, तो प्राइस जब आपके कम होंगे तो क्वांटिटी क्या है आपकी, इंक्रीज़ हो जाएगी। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है, इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है, और जो इन्वर्स रिलेशन दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या था, टेबल को बोला था डिमांड शेड्यूल। उस टेबल को जब हम ग्राफिकली किसी डायग्राम में शो करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिमांड कर्व बन जाता है। तो अब हम इसको दिखाएंगे आपको, डिमांड कर्व के कैसे बना सकते हैं हम डिमांड कर्व।
ओ एक्स, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ओ वाई एंड ओ एक्स को ड्रॉ करना है। ओ वाई पे क्या हम लेंगे प्राइस, देन ओ एक्स पे क्या लेना हमने क्वांटिटी, ठीक है। अब सपोज करो कि आपका जो प्राइस है, आपका प्राइस कितना है, सपोज करो 10 है। जब आपका प्राइस 10 है तो आप एक क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हो। जैसे ही आपका प्राइस कम होके 8 हो गया, आपने 2 क्वांटिटी परचेज़ की। प्राइस आपका कम होके 6 हो गया, आपने 3 क्वांटिटी परचेज़ की। तो इन पॉइंट्स को मिलाने से जो आपका कर्व बनेगा वो क्या होगा, आपका डिमांड कर्व होगा। और ये डिमांड कर्व है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, डिमांड शेड्यूल का। तो ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ डिमांड। हाँ जी, टाइप ऑफ डिमांड में क्या है, इन इकोनॉमिक्स डिमांड कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिमांड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप हैं इसके, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम पहला है हमारा टाइप इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जब हम सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बात करते हैं, कोई सिंगल कंज्यूमर किसी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहती हैं, ठीक है। योर पर्सनल डिमांड फॉर 2 कप ऑफ टी डेली, सपोज़ करो कि आपकी डेली की डिमांड है कि आप डेली 2 कप चाय पीते हो, तो ये सिर्फ आपकी डिमांड है कि आप चाय पीते हो, तो ये कौन सी डिमांड है, आपकी इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट मार्केट डिमांड। टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी चीज़ के लिए जितने, मान लो चाय की बात कर रहे हैं, चाय के लिए जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं उन सभी की डिमांड को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो कौन सी डिमांड बन जाती है, हमारी मार्केट डिमांड बन जाती है। इफ़ 1000 पीपल ईच बाई 2 कप ऑफ टी पर डे, द मार्केट डिमांड इज़ 2000 कप, ठीक है। मान लो 1000 लोग हैं और डेली एक पर्सन है वो 2 कप चाय पीता है, तो टोटल डिमांड कितनी होगी हमारी 2000, ठीक है। तो ये कौन सी डिमांड है, हमारी मार्केट डिमांड है। आगे हमारी कौन सी है, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हेन 2 एंड मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, दे आर यूज टुगेदर। जैसे हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं तो वो उनकी डिमांड को हम जॉइंट्स डिमांड कहते हैं। जैसे कि आपने गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी में पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, डीजल भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल वाली है तो आप पेट्रोल डालोगे, अगर डीजल वाली गाड़ी है तो आप डीजल डालोगे। कि अगर कार खरीदी आपने तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप होगी, तो वो कौन सी डिमांड है, हमारी जॉइंट डिमांड है। अगर आप इंक वाला पेन खरीद रहे हो तो उसके अंदर इंक भी डालनी पड़ेगी। अगर आपने टी पीनी है, चाय पत्ती खरीदी है तो साथ में आप शुगर भी खरीद रहे हो, चीनी भी खरीद रहे हो, तो ये दोनों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। जब एक की डिमांड के साथ जब दूसरी गुड्स की डिमांड करते हैं तो वो कौन सी डिमांड बन जाती है, हमारी जॉइंट डिमांड। आगे है कंपोजिट डिमांड कौन सी होती है। कंपोजिट डिमांड होती है व्हेन ए गुड इज़ डिमांडर फॉर मल्टीपल यूज़र, ठीक है। सपोज़ करो कि कोई गुड्स है उसके मल्टीपल यूज़ हैं, जैसे मिल्क का एग्जांपल दे लो। मिल्क से हम पनीर भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, पीने के भी काम आता है, ठीक है। तो इससे आप स्वीट्स, मिठाइयाँ भी बनती हैं, तो इनकी डिमांड को क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जैसे किस चीज़ के काम आती है, ये हमारी लाइटिंग के काम आती है, खाना बनाने के भी काम आती है, मशीन्स भी चलती हैं इससे, जैसे वॉशिंग मशीन चलाती हो आप, ओवन का यूज़ करते हो आप, प्रेसिंग करते हो, तो ये सारी काम आती है। तो ये कौन सी डिमांड हो जाएगी, कंपोजिट डिमांड हो जाएगी। जब एक ही चीज़ के बहुत सारे मल्टीपल यूज़ होते हैं तो उसको कंपोजिट डिमांड कहते हैं, ठीक है। आगे है हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है कि डिमांड फॉर गुड्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होती हैं। जैसे कि जा तो आप चाय पियोगे, जा आप कॉफ़ी पियोगे, जा आप क्या है यूज़ कर सकते हो। जैसे और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं हमारी, आप बटर का यूज़ कर सकते हो, मैरग्राइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी डिमांड है, ये हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड है।
आगे डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड कौन सी होती है? जब एक गुड्स को खरीदने की वजह से दूसरी गुड्स की डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाती है, उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे जो प्रोड्यूसर डिमांड करते हैं वो कौन सी डिमांड होती है? डिराइव डिमांड होती है। एग्जांपल, जैसे आपने मशीन्स खरीदनी है, अगर आप मशीन्स किस लिए खरीद रहे हो? आप कपड़ा बनाने के लिए खरीद रहे हो, तो जो मशीन है इसने किसकी डिमांड को क्रिएट किया है? कपड़ा बनाने को, ठीक है, क्लॉथ्स की डिमांड को। तो ये कौन सी डिमांड होगी? हमारी ड्राइव डिमांड हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है हमें, तो डिमांड फॉर स्टील इज़ ड्राइव फ्रॉम द डिमांड फॉर कार्स, ठीक है। डिमांड फॉर स्टील इज़ ड्राइव फ्रॉम डिमांड फॉर कार एंड डिमांड फॉर ब्रिक्स इज़ ड्राइव फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि स्टील की डिमांड कर रहे हो आप, स्टील की डिमांड किस लिए कर रहे हो? आप गाड़ियाँ बनाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्टील की डिमांड क्यों की गई? क्योंकि गाड़ियों की ज़रूरत थी, गाड़ियाँ बनानी थी, इसलिए स्टील की डिमांड की। तो ये कौन सी डिमांड होगी? हमारी डिराइव डिमांड हो गई। आगे नेक्स्ट है डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। डिमांड फॉर गुड्स मीन फॉर फाइनल कंजप्शन। जो फाइनल डिमांड होती है, सपोज़ करो कि आपने कपड़े खरीदे हैं, वो आपने पहनने के लिए खरीदे हैं, फूड खरीदा आपने खाने के लिए, ठीक है, घर में रखने के लिए आपने फर्नीचर खरीदा है, तो ये फाइनल डिमांड है, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड कौन सी होती है? इंटरमीडिएट डिमांड होती है। डिमांड फॉर गुड्स दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऐसी डिमांड जो सीधा हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे मशीनें हैं वो सीधी यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो आगे प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदा आपने, थ्रेड ख़रीदा है, थ्रेड का काम किस लिए होगा? वो आपका कपड़ा बनाने के लिए थ्रेड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो जो थ्रेड की डिमांड है वो इनडायरेक्ट डिमांड है, सीधा हम थ्रेड को नहीं पहन लेते, हम उससे पहले क्या बनेंगे? उससे पहले कपड़े बनेंगे, ठीक है। कपड़ा बनने के बाद उससे शर्ट बनाई जाएगी, ठीक है। शर्ट बनाने के बाद उसको मार्केट में भेजा जाएगा सेल करने के लिए, उसके बाद हमारे पास पहुंचती है। जब हम उसको ख़रीद लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? डायरेक्ट डिमांड बन जाती है, ठीक है। आगे है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है? डिमांड बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। ऐसी डिमांड जो प्राइस पे डिपेंड करती है वो प्राइस डिमांड होती है। जैसे कि प्राइस आपका कम होगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी। व्हेन प्राइस डिक्रीज़ होगा, व्हेन आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। व्हेन इंक्रीज़ होगा प्राइस तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसी डिमांड क्या होती है? हमारी प्राइस डिमांड होती है, जिसका प्राइस के साथ रिलेशन चेक करती हैं। आगे नेक्स्ट क्या है? इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है? जिसका इनकम पे डिपेंड होती है ऐसी डिमांड। सपोज़ करो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो कौन सी डिमांड है? वो इनकम डिमांड है, ठीक है। तो इनकम का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप सपोज़ करो कि आप एयर कंडीशन खरीद लेते हो, ठीक है, गाड़ी खरीद लेते हो, तो इसका मतलब इनकम के बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी इनकम डिमांड हो जाएगी। आगे नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड। डिमांड फॉर गुड्स इफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी में चेंज आता है, तो वो कौन सी डिमांड होती है? हमारी क्रॉस डिमांड होती है। अब देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखो, कॉफ़ी पीने अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो हो सकता है कि उस बढ़े हुए प्राइस पे कोई उसको ना खरीद सकता हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? वो चाय पीना शुरू कर देंगे, चाय की डिमांड शुरू कर देंगे। इसका मतलब कि जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ती हैं तो दूसरी गुड्स की आपकी डिमांड क्या है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं, ठीक है। आगे इसके हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स। हाँ जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आल्सो नॉन एज फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। इसको हम फैक्टर इफेक्टिंग भी डिमांड, जो डिमांड पे फैक्टर डालते हैं, इसको हम फैक्टर इफेक्टिंग भी बोल देते हैं या डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं। दीज आर एलिमेंट अदर देन प्राइस। ये प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे पहला क्या शो किया हमें? पहला प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशन शो किया है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ लिया है कि पहला फैक्टर क्या है? किसी भी गुड्स पे इफ़ेक्ट डालने वाला वो प्राइस है, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, व्हेन प्राइस डिक्रीज़ होगा डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोनों में इन्वर्स रिलेशन शो करता है, और जो इन्वर्स रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम
का भी हमारी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसमें हम दो गुड्स लेके चलते हैं कि इनकम का नॉर्मल गुड्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और इन्फीरियर गुड्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो जो नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, तो इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है। इनकम के कम होने से इनकी डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि ऐसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकी डिमांड कम हो जाती है। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? जो लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं, ठीक है, जैसे सेकंड हैंड क्लोथ्स होती हैं। तो जब आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी तो आप इन चीज़ों लो क्वालिटी की चीज़ें नहीं खरीदोगे, इसीलिए इनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है जब आपकी इनकम क्या है? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आगे नेक्स्ट क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो अगर आपके टेस्ट में चेंज हो जाता है तो भी आपकी डिमांड में क्या है? चेंज हो जाएगा। चेंजेस इन फैशन ट्रेंड्स हैबिट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। अब सपोज करो कि अगर आपके हैबिट्स हैं, पहले आपको मान लो स्वीट्स चीज़ें अच्छी लगती थी, लेकिन अब आपने क्या ये सोच लिया कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, आपकी हैबिट आप चेंज हो गई है, ठीक है, तो आप मीठी चीज़ों की डिमांड कम कर दोगे, ठीक है। आगे क्या है? फैशन, कि अगर फैशन में चेंज आ जाता है, सपोज करो कि इस बार क्या है, कपड़ों में ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट चेंज करते हो, अपना फैशन चेंज करते हो, तो आपकी डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पहले आप डिमांड कर रहे थे, मान लो ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे थे जो जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, तो अब आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड को बढ़ा दिया ताकि आपका इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा राइज ना हो, ठीक है। जैसे कि आप प्लास्टिक की डिमांड कम कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो ग्लास का यूज़ करना शुरू कर दिया, ग्लास बोटल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आपके टेस्ट में चेंज आ गया, इसकी वजह से ग्लास की डिमांड बढ़ जाएगी और प्लास्टिक की डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। आगे नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो टाइप की होती हैं, ये हमने पढ़ लिया था, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी कौन सी होती है? हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकती हैं, जैसे टी की जगह पे कॉफ़ी और कॉफ़ी की जगह पे टी का यूज़ कर सकती हैं। अब इनका भी एक दूसरे की, एक के प्राइस का दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। अब सपोज करो कि कॉफ़ी का प्राइस पहले से ज़्यादा हो गया, तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड क्या है? पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो क्या पीने चले जाएंगे? चाय पीने आएंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कॉफ़ी इतनी महंगी होगी, उनके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया, ठीक है। तो गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर, ये क्या होगी? हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई। आगे नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? जब हम एक चीज़ खरीदेंगे तो दूसरी को हमें परचेज करना ही पड़ता है। जैसे हमने कार खरीद ली तो कार में पेट्रोल या डीजल डालना ही पड़ेगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, अगर डीजल वाली गाड़ी है तो उसके अंदर आपको डीजल डालना पड़ेगा, दोनों टुगेदर एक साथ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप सोचो कि अगर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, कार पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया, तो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करो कि डीजल सस्ता हो गया तो डीजल वाली गाड़ियों की डिमांड क्या हो जाएगी? पहले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इफ़ प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज डिमांड फॉर कार्स में फॉल। तो ये कह रहे हैं कि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड क्या है? पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है? इसमें बात कर रही हैं फ्यूचर की। अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या है? इंक्रीज़ होंगे, तो उसकी जो प्रेजेंट डिमांड है वो बढ़ जाएगी, उस चीज़ को वो आज ही खरीदना पसंद करेगा, बाय करना पसंद करेगा। अगर उसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर उसके प्राइस क्या हैं? पहले से कम हो जाएंगे, तो उस चीज़ को आज ना खरीद के फ्यूचर के लिए रखेगा कि हाँ फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएंगे तब इसको मैं परचेज कर लूँगा। तो कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी डिमांड पे इफेक्ट डालती है। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तो प्रेजेंट डिमांड कम हो जाएगी, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी पहले से बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहीं पर भी यही लिखा हुआ आगे, प्राइस टू राइज इन फ्यूचर डिमांड इंक्रीज। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर आपके प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। आगे नंबर ऑफ वायर्स, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, ए लार्जर पॉपुलेशन
जनरली लीड टू हायर मार्केट डिमांड। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है अगर वो लार्ज है, ठीक है, तो लार्जर पॉपुलेशन की वजह से डिमांड भी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लार्जर पॉपुलेशन जनरली लीड टू हायर मार्केट डिमांड। अब सपोज करो कि किसी चीज़ को खरीदने वाले 10 हैं और दूसरी मार्केट में खरीदने वाले 20 हैं, तो किस में डिमांड ज़्यादा होगी, जिसमें 20 आदमी खरीदने के लिए आए हैं। तो उसी तरीके से आप कंपैरिजन कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर डिमांड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होती है। अगर हम यूएसए, कनाडा, जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे डिमांड भी कम होती है। ठीक है, अर्बन एरिया में डिमांड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन रूरल एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए अर्बन एरिया में भी डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन का भी डिमांड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, सपोज करो कि सरकार ने किसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया है, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को कम खरीदोगे क्योंकि प्राइस बढ़ गए पहले से। अब सपोज करो कि सरकार उस किसी चीज़ पे सब्सिडी दे रही है, ठीक है, अगर आपको सब्सिडी दे रही है तो उसका सब्सिडी देने से उसका प्राइस क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो सब्सिडी क्या है, हमारी डिमांड को बढ़ाती है, और टैक्स क्या है, हमारी डिमांड को कम करती हैं। अब सरकार को जिस चीज़ का, मान लो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि सरकार को जिस चीज़ का कंजप्शन कम करना हो तो वहाँ पे टैक्स लगाएगी सरकार। अगर सरकार चाहती है कि लोग शराब कम पिएं तो शराब की क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगी, शराब को महंगी करेगी ताकि कम से कम लोग कंज्यूम करें इसको। दूसरी तरफ क्या है, अगर सरकार एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उस पर सब्सिडी देती थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, तो क्या होता है, इसके सब्सिडी देने से इसका प्राइस कम हो गया और लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सब्सिडी का यूज़ होता है ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके, और टैक्स का यूज़ होता है किसी चीज़ को डिमांड को कम करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों का भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। टैक्स डिमांड को बढ़ाएगा और टैक्स डिमांड को घटाएगा, और सब्सिडी क्या है, डिमांड को इंक्रीज़ करेगी। आगे है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे, तो देखते हैं आगे। सर्टेन गुड्स हैव सीजनल डिमांड, ठीक है, तो कई गुड्स ऐसी होती हैं, जैसे कि हम अम्ब्रेला की बात करते हैं, अम्ब्रेला की डिमांड जब रेनी सीजन होता है तब इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जो अदर सीजन्स होती हैं इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिमांड फॉर एयर कंडीशनर इंक्रीज इन समर। गर्मियों के अंदर क्या है, जो एयर कंडीशनर है उनकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर विंटर की बात करें तो विंटर के अंदर क्या है, जो वार्म्स क्लोथ हैं, गर्म कपड़े, उनकी डिमांड विंटर्स में ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड विंटर्स में ज़्यादा होती है। जो कॉटन क्लोथ्स होती हैं उनकी समर में डिमांड ज़्यादा होती है। तो सीजनल फैक्टर होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग डिमांड पे इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, आगे आगे है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार करना। ठीक है, क्या मतलब एक्सटेंशन का, विस्तार। ठीक है, पहले से बढ़ाना। तो इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड ड्यू टू फॉल ऑन इट्स प्राइस विथ अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो इसमें जो रिलेशन दिखा रहे हैं वो सिर्फ प्राइस के साथ इसका रिलेशन शो कर रहे हैं कि जब आपका प्राइस कम या ज़्यादा होता है, और प्राइस के कम या ज़्यादा होने से जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है उसको हम या तो एक्सटेंशन बोलते हैं या हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे साइड पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने ओ वाई ले लिया और ओ एक्स ले लिया। ठीक है, ओ वाई एंड ओ एक्स, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, जब आपकी डिमांड क्या है, 10 है, तो जब आपका प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है, 1 है। जब आपका प्राइस कम होके 8 हो गया, डिमांड कितनी होगी, 2। प्राइस आपका कम होके 6 हो गया, डिमांड कितनी होगी आपकी, 3 हो गई है। अब सपोज करो 3 पॉइंट हैं ए बी सी जो इस पर डिमांड कर्व पे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी कब बढ़ेगी,
आपने पहले 1 क्वांटिटी परचेज़ करी, फिर 2, फिर 3, आप 3 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हो। कैसे की? जब आपका प्राइस 10 से 8, 8 से 6 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जब आपका प्राइस कम होता है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। आप ए पॉइंट से सी पॉइंट पे गए, तो ए से सी पॉइंट पे जाना क्या हो गया? आपकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो गई। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, ऊपर से नीचे को आना डाउनवर्ड मूवमेंट होती है डिमांड कर्व पे। तो वो क्या होती है? हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपकी जो डिमांड है वो पहले से कम हो गई है। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। डिमांड पहले से कम हो गई। ठीक है, पहले आपका प्राइस कितना था? आपकी डिमांड 3 थी, प्राइस 1 था। जब आपका प्राइस 2 हो गया तो डिमांड भी 2 होगी। जब अब प्राइस आपका 3 हो गया तो डिमांड क्या होगी? 1 हो गई। तो ये हमारा डिमांड कर्व बना लिया। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड पहले से क्या है? आपकी कम होगी है। ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या होगी? अगर आपकी कम होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। जब आपके प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब आप नीचे वाले पॉइंट से ऊपर जाओगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब ऊपर वाले पॉइंट से आप नीचे को आओगे तो वो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो आगे नेक्स्ट क्या है हमारा? चेंज इन डिमांड और शिफ्ट। पहले हमने बात की थी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, जिसमें हम उनका रिलेशन किसके साथ शो कर रहे थे? प्राइस के साथ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो अदर फैक्टर हैं उसके अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करके बता देते हैं डायग्राम आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ओ वाई एंड ओ एक्स। ठीक है, ओ वाई एंड ओ एक्स है। अब हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो आपका 5 है, लेकिन फिर भी आपका डिमांड कर्व क्या है? शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो डिमांड कर्व आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया? तो ये शिफ्ट हुआ है अदर फैक्टर की वजह से। हमने अदर फैक्टर पहले पढ़ा है कि हो सकता है आपकी इनकम में चेंज आ गया हो सकता है आपका टेस्ट चेंज हो गया हो। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो हो सकता है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर अदर फैक्टर की वजह से आपका डिमांड कर्व डी से D1 हो गया है, जबकि आपके प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस के कांस्टेंट रहने पर जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शिफ्ट ऑफ द डिमांड। शिफ्ट में क्या होगा? अगर आपका राइट हैंड साइड हुआ है तो इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, कि डिमांड पहले से कम हो गई है। ठीक है, अब देखो कैसे डिमांड कर्व आपका राइट हैंड साइड कब जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डिमांड कर्व है हमारा, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। अब इसके शिफ्ट होने के क्या रीज़न है? हो सकता है इनकम बढ़ गई हो सकता है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई हो सकता है उस चीज़ का टेस्ट आपको पहले पसंद नहीं था, लोगों को आप पसंद आना शुरू हो गया हो। ठीक है, हो सकता है ये फैशन को लोग फॉलो करने लगे हों। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? कि पहले से डिमांड क्या होगी? आपकी कम हो गई है। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड कैसे होगा? ये भी अदर फैक्टर की वजह से होगा। हो सकता है आपकी इनकम पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो फैशन है इस फैशन से लोग बोर हो गए हैं, इसको आप डिमांड कम कर दी हो सकता है पॉपुलेशन कम हो गई हो। तो जो अदर फैक्टर हैं उसमें जो चेंज आता है उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगता हो कि फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस कम हो जाएंगे, इसलिए प्रेजेंट में इसकी डिमांड आपने कम कर दी हो। ठीक है, हो सकता है कि जो अदर गुड्स हैं, जैसे ये हो सकता है कि यहाँ पे टी का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन फिर भी लोगों ने इसकी डिमांड कम कर दी है। तो डिमांड कम क्यों कर दी? हो सकता है कॉफ़ी पहले से सस्ती होगी हो तो लोगों ने कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गई हो। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से या तो डिमांड आपकी इंक्रीज़ होती है या आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से होती है? अदर फैक्टर की वजह से। तो हम इसमें देख लेते हैं आगे। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि क्या कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से ये चेंज हुई है? इनकम में चेंज होने से,
टेस्ट में चेंज होने से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फ्यूचर प्राइस या नंबर ऑफ बायर्स, ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड क्या है आपकी पहले से चेंज हो गई है। ठीक है, आगे है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से डैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स फॉल व्हेन इट्स प्राइस राइज। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो प्राइस और डिमांड है दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें शो कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को जो शो करता है उसको लॉ ऑफ डिमांड बोलती हैं। जैसे हम साइंस में लॉ पढ़ते थे, जैसे न्यूटन का लॉ था, ग्रेविटी लॉ, कि जब हम एप्पल को फेंकते हैं ऊपर, वो एप्पल नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये क्यों आ रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो उसको हमने न्यूटन लॉ बोला था। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी लॉ होती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में लॉ है लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस के साथ इसका रिलेशन क्या है, अपोजिट है, इनवर्स है, तो इसको क्या बना दिया, लॉ ऑफ डिमांड बना दिया। ठीक है, आगे अजम्पशंस, कि ये लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा जब ये सारी अजम्पशंस होंगी। कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, इन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर इन चीज़ों में चेंज होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस का डिमांड पे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों की, इन कंडीशंस को हम लेके चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसका टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अदर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज ना हो, फ्यूचर प्राइस में, जो फ्यूचर का प्राइस है उसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। तो ये सारे फैक्टर अगर कांस्टेंट रहेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो सकता अगर इन फैक्टर्स में भी चेंज होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब हमने ऊपर बात की थी कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और डिमांड के प्राइस के ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। लेकिन कई गुड्स ऐसी भी हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। वैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि डिमांड कारक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा डिमांड का आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डिमांड कर्व क्या है हमारा पॉजिटिव बनता है। ठीक है, प्राइस के बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ती है। तो कौन सी हैं, सबसे पहले तो है हमारी गिफन गुड्स। ठीक है, गिफन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स विद द स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट। ये ऐसी गुड्स होती हैं कि जब इनका जब प्राइस बढ़ेगा तो इनकी लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, जब इसका प्राइस कम होता है तो इनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये ब्रेड इन पूर हाउस होल्ड, ये गिफन नाम के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की थी। ये हम आगे डिटेल में करेंगे इसको। इसमें फ़िलहाल सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि गिफन गुड्स में जो डिमांड कर्व है वो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। इसका प्राइस के साथ रिलेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक होती हैं बेबलन गुड्स। बेबलन गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, लग्जरी गुड्स होगी। अब देखो कि अगर डायमंड सस्ता हो जाएगा तो लोग इसको गले में पहनना पसंद करेंगे, नहीं। इनकी डिमांड क्यों होती है, क्योंकि इनकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका प्राइस ज़्यादा है, ये शो ऑफ के लिए पहनी जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या करें, बेबलन गुड्स होती हैं, इसका डिमांड कर्व भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इनके प्राइस ज़्यादा होने पे ही इसको लोग पहनना पसंद करते हैं, वरना इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप प्रेजेंट में प्राइस के ज़्यादा होने पर भी डिमांड इसकी ज़्यादा करते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी मेडिसिन एंड फ्यूल्स। ठीक है, अब हो सकता है कि इंडिया के अंदर इमरजेंसी आ गई है, कोई वॉर शुरू हो गया है, चाहे इनके प्राइस बढ़ें लेकिन फिर भी हम इनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, मेडिसिन हो गई या फ्यूल हो गया, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वॉर के टाइम पे इन मेडिसिन फ्यूल चाहे इनके प्राइस ज़्यादा हो जाएं तो इनको हम फिर भी परचेज़ करते हैं। तो ये सारी क्या है हमारी इस लॉ को फॉलो नहीं करती। वैसे लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व आपका नेगेटिव बनता है, लेकिन इनमें आपका डिमांड कर्व क्या है, आपका पॉजिटिव बनता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर ही इनकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस के कम होने पर इनकी डिमांड कम होती है। ठीक है, इनमें रिलेशन पॉजिटिव दिखाया है, लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशन क्या है आपका नेगेटिव शो किया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।